हेलो दोस्तों, वेलकम टू एट अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ दिस एनसीईआरटी बेस्ड किटिस पावर नोट्स। दैट इज आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और जो अपने स्ट्रॉन्ग पावर पैक पावर नोट्स है बेटा, 2 पेज के नोट हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज के इस गेम की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड किटिस पावर नोट्स प्रेजेंट स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है तो बात हो रही है कि फूड को किस तरीके से बढ़ाना है। फूड मिलता है आपको प्लांट से और एनिमल से, तो एनिमल से फूड किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फूड ले सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लॉटर ऑन विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई ये प्लांट से कहा किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा फूड ले सकते हो। चलो भाई साहब, सो बात हो रही है एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या? ये जो हम काउज बफेलोज जो लेते हैं भाई, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, है ना, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, भाई इनकी देखभाल करना और इससे इसे कहते हैं animal husbandry. It is the animal husbandry. It is the agricultural practice of breeding and raising livestock. भाई इनको हम रेज करते हैं अपने फायदे के लिए। ओके, अब देखो एनसीईआरटी आपको ये भी बताती है कि 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक, मतलब दुनिया में जितने भी लाइव स्टॉक मतलब क्या, कैटल, बफेलो, ये सब लोग, शीप, गोट, ये सब, ये जो लाइव स्टॉक है इनमें से 70% जो मिलता है ये इंडिया और चाइना में मिलता है। मतलब दुनिया में जितना लाइव स्टॉक है तो अगर दुनिया में अगर 100 लाइव स्टॉक है तो उसमें से 70 इंडिया और चाइना के पास है। इतना बड़ा लाइव स्टॉक अपने पास है। बट एनसीईआरटी दुख की बात ये बता रही है कि बट द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। बट भाई हम अगर फार्म की अगर बात करें कि भाई फार्म से हम इनसे किस तरीके से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं तो ओनली 25% हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमें हमारे प्रैक्टिसेस में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि इन्हीं लाइव स्टॉक से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। ओके भाई, तो देखो एनसीईआरटी कहती है कि भाई फार्म को आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम डेयरी फार्म की अगर बात करें, डेयरी फार्म मतलब क्या, जहां से एनिमल से दूध निकाला जाता है, सही है। सो देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, इट इज द डेयरिंग, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क, सही है। मिल्क के लिए, मिल्क के प्रोडक्ट के लिए हम एनिमल का भाई यहाँ पे उनको रेज करते हैं। सो एनसीईआरटी आपको ये बताती है कि अगर आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये जो एनिमल्स है उन एनिमल्स को भाई ठीक से रखना पड़ेगा। हाउस वेल दे, उनको ठीक से पानी दो, एडिक्वेट वाटर दो, फूड दो, वेटरनरी डॉक्टर की विजिट कराओ ताकि वो जो एनिमल है उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और एनसीईआरटी कहती है कि अगर आपको क्वालिटी अगर बढ़ानी है मिल्क की तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लीनलीनेस मेंटेन हो रहा है आपके फार्म में, है ना, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी है मिल्क की और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपके पास है। आप अगर आप ये इंश्योर करोगे तो भाई साहब आप अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में, सही। अब बात हो रही पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। एनसीईआरटी कहती है पोल्ट्री मतलब तो चिकन की हम बात करते हैं, राइट। बट यहाँ पे एनसीईआरटी आपको ये बताते हैं इट डज नॉट ओनली चिकन, यहाँ पे डक, टर्की, गीज, ये सभी के सभी जो बर्ड है उनको हम पोल्ट्री में ही इंक्लूड करते हैं। एनसीईआरटी आपको ये भी बोल रही है कि एक बार आपने नाम सुना होगा बर्ड फ्लू वायरस। बर्ड फ्लू वायरस वो वायरस था जिसने भाई पोल्ट्री फार्म को कई ज्यादा प्रमाण में अफेक्ट कर लिया था, सही है? तो बर्ड फ्लू वायरस की बात हो रही है यहाँ पे। H5N1 ये नाम था उस वायरस का, H5N1 वायरस था जिसने बर्ड फ्लू कराया था अभी कुछ साल पहले ही। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग, भाई आप किस तरीके से एनिमल का ब्रीड कराओ ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाओ। तो व्हाट इज ब्रीड? ब्रीड मतलब क्या? ब्रीड मतलब जैसे एक ब्रीड होता है जर्मन शेफर्ड, जैसे ब्रीड होता है कुत्ते का लेब्राडोर, है ना। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, a group of animals related by descent, a group of animal related by descent and similar in most character like general appearance। ये जो ग्रुप है एनिमल्स का, डॉग में ही ये जो कुछ कुत्ते हमको एक दूसरे के जैसे दिखते हैं उस ग्रुप को हम ब्रीड कहते हैं, सही है। ब्रीड मतलब क्या? उस ब्रीड में जो कुत्ते होंगे एक दूसरे के जैसे दिखेंगे, साइज, फीचर, कॉन्फ़िगरेशन उनमें सेम रहेगा, सही है। दे आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल। ये जो एनिमल ब्रीडिंग है ये प्रैक्टिस फोकस करता है कि किस तरीके से इन एनिमल्स का हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके। अब देखो जब प्लांट की बात आती है ना बेटा तो ये स्पेसीज होता है ना। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की स्पेसीज होता है। अब उस स्पेसीज में भी हमें कई सारी, एक ही स्पेसीज में कई सारी वेराइटीज दिखाई देती है, उससे हम कहते हैं प्लांट की वेराइटी। ए अलग वेराइटी, ए अलग वेराइटी, ए अलग वेराइटी। तो इसे स्पेसीज में ही थोड़े थोड़े बदलाव आ गए, स्पेसीज के जो मेंबर है उनमें थोड़े थोड़े बदलाव आ गए, उन्हें हमने वेराइटी कहा। वेराइटी को आप एक दूसरे के साथ क्रॉस करा सकते हो। वैसे ही अगर एनिमल्स की बात करो तो ये रही एनिमल की स्पेसीज और ये रहे उसके मेंबर। इन मेंबर्स में हल्के हल्के बदलाव है, इनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ब्रीड,
सही है, इस तरीके से। वैसे ही ये रहा बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया, उसके जो मेंबर है उनमें हल्के हल्के बदलाव है, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेन, इस तरीके से। सो यहाँ पे ब्रीड, स्ट्रेन, वैरायटी, इस तरीके से वर्ड यूज किया जाता है बेटा, सही है। चल अब बात करते हैं इन ब्रीडिंग मतलब क्या है। इन ब्रीडिंग मतलब क्या है? इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, ये रहे माता पिता, राइट, एक कुत्ता एक कुत्ती, राइट। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ देखो इनके बच्चे हो गए, देखो 1 2 3 इनके बच्चे हो गए। ये फर्स्ट जनरेशन में कहूंगा, इनको मैं फर्स्ट जनरेशन करूंगा। अब इन दोनों का यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर दो, क्लोजली रिलेटेड है ना, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, उनमें हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। सो दिस इज द सेकंड जनरेशन। ऐसे 4 to 6 जनरेशन के लिए जब आप करते जाते हो मेटिंग ऑफ क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल, उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग। सो इनका बच्चा हो गया, ये क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग हो रहा है। इनब्रीडिंग से क्या होता है, इनब्रीडिंग इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी, मतलब इनके पास जो जीन है ये हम एक्यूमुलेट करते हुए आगे आगे जा रहे हैं। और अब जो हमें दिखाई देता है यहाँ पे कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन दिखाई देते हैं, दैट इज प्योर लाइन्स हमें मिलती है। सो इट इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी एंड इट इज नेसेसरी टू इवॉल्व द प्योर लाइन्स। अब ये यहाँ से क्या होता है, जब आप इनब्रीडिंग करते हो तो इसके अच्छे जीन और इसके अच्छे जीन दोनों को इसमें एक्यूमुलेट कर लिया, राइट, और फिर कुछ जीन्स इसमें चले गए थे। अब फिर से आपने क्या किया, इन दोनों को मेट करा दिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, सुपीरियर जीन्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देते हो। इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ अ सुपीरियर जीन, सही बात है। इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। अब क्या होता है, जैसे सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट होते हैं वैसे रेसेसिव जीन भी तो एक्यूमुलेट होंगे। सो देखो, इट एक्सपोज द हार्मफुल रेसेसिव जीन, जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन लीड्स टू द रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब ये बात होगी कि भाई अब अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हो गया, मान लो जैसे हम यहाँ पे ये बात करें कि हमने यहाँ पे इनब्रीडिंग कराया है ना, हमने यहाँ पे क्या कराया, इनब्रीडिंग हमने यहाँ पे कराया है, सही है। तो देखते हैं ऐसे, तो ये देखो हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, यस, हम यहाँ पे ये देखो इन दोनों का हमने क्रॉस कर दिया, ये आपके बच्चों मिल गए है ना, ये इनके बच्चे हो गए। अब आपने फिर से, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है, इनका भी आपने मेटिंग करा दिया, फिर से इनको बच्चे हो गए इस तरीके से, फिर इससे इनको बच्चे हो गए, इनको बच्चे हो गए, देखो तीनों यहाँ पे हो गए। फिर से आपने इन दोनों को मेट कराया, फिर से इनको बच्चे हो गए इस तरीके से। तो आप इन ब्रीडिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हो, इन ब्रीडिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। तो एनसीईआरटी कहती है, तो इस तरीके से आप करते हो तो इनके रेसेसिव जीन जो ऊपर से आ रहे हैं एक्यूमुलेट होने जाते हैं और ये रेसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, सही है। अब अगर आपको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन लीड्स टू डिक्रीज इन फर्टिलिटी। अगर आप टू इलिमिनेट द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन सिलेक्टेड एनिमल इज मेटेड विद द अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ अ सेम ब्रीड। अगर आप इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर हटाना चाहते हो तो आप सेम ब्रीड का एक दूसरा एक इंडिविजुअल ले लो, सेम ब्रीड का दूसरा इंडिविजुअल ले लो, जैसे कि आपने बाहर से लाया दूसरा जो इनसे रिलेटेड नहीं है, इसका और इसका क्रॉस कर दो तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हट जाएगा। ये बात हो रही है यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर मेल एंड फीमेल इज क्रूशियल टू अवॉइड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अगर हटाना चाहते हो तो आप जो रेसेसिव इंडिविजुअल, रेसेसिव जीन जिसमें एक्सपोज हो रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल को आप सिलेक्ट ना करो क्रॉस करने के लिए, ये बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, सही है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन ब्रीडिंग की, तो बात होगी व्हाट इज आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग भाई 3 टाइप का होता है, एक होता है आउट क्रॉसिंग, एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग और एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है, देखो भाई आउट क्रॉसिंग क्या है। आउट क्रॉसिंग इट इज द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि व्हाट इज आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग मतलब क्या, आउट क्रॉसिंग मतलब क्या, मान लो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, देखते हैं जल्दी से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, सो देखो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर लेते हैं, सही है। ओके, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये रही इनकी फर्स्ट जनरेशन, ये रही फर्स्ट जनरेशन, ये रही सेकंड जनरेशन, ये रही थर्ड, और ये रही फोर्थ, ये रही फिफ्थ, है ना, ये रही 6 जनरेशन। ऐसे आप मीटिंग एक दूसरे के साथ मीटिंग कर करके यहाँ पे आपको इंडिविजुअल दिखाई दिया, इसमें हो चुका है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आप क्या करोगे, इसका क्रॉस किसी दूसरे ब्रीड के सुपीरियर
पेरेंट के साथ करा सकते हो, इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन हट जाएगा। नाउ अब बात करें आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग मतलब क्या? अब आउट क्रॉसिंग मतलब क्या भाई, इसका क्रॉस, अब देखो इसके भी बच्चे हो गए, तो लेट्स से इसका क्रॉस में इसके साथ करा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज आउट क्रॉसिंग, दैट इज ब्रीडिंग एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेरेंट अप टू द 4 to 6 जनरेशन। भाई इसका इसका जो एंसेस्टर है ये अलग है और इसका एंसेस्टर ये तो अलग है, तो हमने ऐसे दो इंडिविजुअल को क्रॉस कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज आउट क्रॉसिंग। इट इज बेस्ट फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ एंड कैटल, है ना। जो विलेजेस में जब गाय भैंस दूध कम कर देती है देना, तो उसका हम आउट क्रॉसिंग कराते हैं, सही है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या है? सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। मतलब क्या क्या यहाँ पे आपने ब्रीड ही चेंज कर दिया, ब्रीड क्रॉस करके जा रहे हो, नाम ही क्रॉस ब्रीडिंग है। मतलब जर्मन शेफर्ड का क्रॉस आपने लेब्राडोर से करा दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। सो इसका एक एग्जांपल दिया एनसेड ने, हिसरडेल जो कि एक शीप है, इट इज डेवलप इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेर ईव और मरीनो रैम, इन दोनों का यहाँ पे क्रॉस करा के हमने क्रॉस ब्रीडिंग से हिसरडेल नाम की एक शीप डेवलप की है, इस तरीके से। ओके अब एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, देखो नाम ही है इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो स्पेसिस के बीच में। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज आर मेटेड, मतलब मेल और फीमेल जो अलग अलग स्पेसीज के हैं हम उनको मेट करा रहे हैं यहाँ पे, कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि भाई हॉर्स और डोंकी का क्रॉस आपने कर दिया, हॉर्स अलग स्पेसीज, डोंकी अलग स्पेसीज, तो यहाँ पे आपको मिल गया म्यूल, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? म्यूल, है ना। सो म्यूल इट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, सही बात है। ओके भाई, सो इस तरीके से तो देखो अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये बात हमने की कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको आउटक्रॉसिंग करना पड़ेगा। सो सिंगल आउटक्रॉस कर लो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हट जाएगा, सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमेन कलेक्ट करते हैं मेल से, और फिर जो मेल हमने कहा मेल से सीमेन कलेक्ट करेंगे एनिमल से, और वो भाई सिलेक्टेड सुपीरियर फीमेल के उसमें इंजेक्ट कर देंगे ट्रैक में। ओके तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अभी हमने देखा कि मतलब क्या होता है यार, कि गांव में क्या होता है ना, कि कैटल के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, बफेलो के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अगर आप उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाना चाहते हो तो कई बार ये जो विलेजर्स है अपने बफेलो को दूसरे गांव में लेके जाते हैं मेट कराने के लिए। कई बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो आप क्या करो, जो सुपीरियर मेल है जो दूसरे गांव में है उसका सीमेन लेके आओ, इसके वजह ट्रैक में डाल दो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है कम रहता है, ऐसी भी बात एनसीईआरटी ने यहाँ पे की है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सही है। व्हाट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या कहते हैं कि भाई टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाइब्रिड एमओईटीज, एनसीईआरटी कहती है कि भाई जब आप इंसेमिनेट करते हो तो चांसेस कम होते हैं सक्सेसफुल होने के, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए तब वो जो फीमेल है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप करा रहे हो तभी उसी वक्त उस फीमेल का ओव्यूलेशन हो जाना चाहिए, है ना, तभी तो इंसेमिनेशन सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हो कॉल्ड एज एमओईटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काऊ लेते हैं, उसको भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद 6 से 8 एग वो रिलीज कर देगी। फिर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो, एग फर्टिलाइज हो जाएगा, सही है। अब जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, देखो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा। सो 8 to 32 सेल का एम्ब्रियो बना, तो क्या करो, उस कैटल में से एम्ब्रियो निकाल लो और किसी दूसरे कैटल के अंडर डाल दो, सरोगेट मदर जिसे हम कह रहे हैं। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो जेनेटिकली सुपीरियर मदर है ये फिर से, अब ये प्रेग्नेंट तो नहीं रही ना, जैसे प्रेग्नेंट हो गई आपने एम्ब्रियो निकला, किसी दूसरे कैटल के अंदर एम्ब्रियो डाल दिया, इसको फ्री कर दिया, फिर इसको फिर से एफएचएस का इंजेक्शन देंगे, फिर से इसको ओव्यूलेट कराने के लिए बोलेंगे, फिर से एम्ब्रियो डेवलप करेगी, फिर से उसको अपन बाहर निकालेंगे, किसी और कैटल के अंदर डालेंगे। तो आप क्या हो रहा है, ये जो सुपीरियर फीमेल है इसको आप बार बार यूज कर रहे हो, नहीं तो एक बार प्रेग्नेंट होगी तो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये टेक्निक है यहाँ पे। सो ट्रांसफर द एम्ब्रियो टू द सरोगेट मदर, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, सिंपल सी बात। ओके यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ रहा है बी कीपिंग का। तो एनसीईआरटी आपको बता दे बी कीपिंग और एपीकल्चर, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी बी। ये हनी बी का हम यहाँ पे रेयरिंग करते हैं, उनका बी कीपिंग करते हैं ताकि हमें हनी मिल सके, बी वैक्स मिल सके। द मोस्ट कॉमन कौन सी स्पीसीज है जिसका हम यहाँ पे रेयरिंग करते हैं? ओके तो वो है मोस्ट कॉमन स्पीसीज दैट इज रेयर्ड, इट इज द एपिस इंडिका, इट इज एपिस इंडिका। बी क्या प्रोवाइड करता है? बी प्रोवाइड हनी, बी वैक्स एंड पॉलिनेशन भी आपको प्रोवाइड करा देता है बी।
ओके, अब फिशरीज की बात करते हैं। फिशरी क्या है भाई? फिशरी इट इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड और सेलिंग ऑफ अ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल। तो फिशरी क्या करती है ना, फिशरी में क्या करते हैं हम, यहाँ पे कैचिंग, फिश को कैच करना, उसका ऊपर प्रॉपर प्रोसेसिंग करना है ना, मतलब शेल्फ लाइफ उसकी खराब होने से पहले उसको बेचना है, और बाद में सेल करना। इसे सिर्फ फिश के नहीं, एक्वेटिक एनिमल बाकी भी वो सब फिशरीज में आते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जाता है कौन से फ्रेश वाटर फिशेज को आप खाते हो, इनके नाम हमें पता चाहिए। कटला, रोहू, कॉमन कार्प, है ना। कौन से मराइन फिशेज है जिसे हम खाते हैं, वो है पॉम्प्रेट, मैक्रेल, हिल्सा, सर्डाइन। इस तरीके से आपके नाम पता होने चाहिए। अब बात हो रही है कि एक्वाकल्चर और पाइसिकल्चर में क्या डिफरेंस है। सो एक्वाकल्चर इन्वॉल्व्स द रेयरिंग एंड कल्चर ऑफ ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे फिश, प्रॉन, ऑयस्टर, वेयरएज यहाँ पे जो बात हो रही है फाइसिकल्चर की, इट इज द रेफर्स ओनली टू द रेयरिंग ऑफ कल्चर ऑफ फिश। सो एक्वाकल्चर में सब कुछ आ गए, जबकि एक्वाकल्चर में सभी एक्वेटिक एनिमल आ गए, फिश, प्रॉन, ऑयस्टर सब कुछ आ गया, जबकि इसमें सिर्फ फिश की ही बात होती है। ओके, सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ब्लू रिवॉल्यूशन। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए प्रैक्टिसेस आ गए, जिसकी वजह से ये जो एक्वेटिक एनिमल्स को हम और अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और इसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लू रिवॉल्यूशन। सही बात है बेटा। ओके, अब बढ़ते आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। तो ये तो देखा हमने कि किस तरीके से एनिमल से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हो, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, सब चीजें हमने देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। भाई प्लांट से किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हो, देखो। सो प्लांट ब्रीडिंग इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। हम यहाँ पे प्लांट को मैनिपुलेट कर देते हैं, क्यों? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सके। फूड कब प्रोड्यूस होगा? फूड तब प्रोड्यूस होगा भाई डिसीज, जब हम हमें डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप कर पाए, तो जाहिर सी बात है फूड प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सही है। सो बेटर ऐसे हम प्लांट को डेवलप करेंगे जो जिसका ज्यादा यील्ड हो। ऐसे प्लांट्स को हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप करेंगे, जो अलग अलग एरियाज में, कंट्री के अलग अलग एरियाज में अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे, कल्टीवेट कर सकेंगे। ये बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्लांट ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है, इसके स्टेप्स है बेटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं, आपको एक नई प्लांट स्पीसीज बनानी है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले उस प्लांट की अलग अलग वेराइटीज को आप कलेक्ट कर लोगे। सबसे पहले उसकी वेराइटीज आप कलेक्ट कर लोगे, जितनी भी दुनिया में पाई जाती है ज्यादा से ज्यादा वेराइटी आप कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। जेनेटिक वेराइटेबिलिटी इट इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। सही है। सो यू मे सिलेक्ट वाइल्ड क्रॉप ऑल्सो हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अब इंटायर कलेक्शन जो आपने पूरा कलेक्शन कर लिया, जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे कि अगर आपको एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मोबाइल अगर बनाना है, अगर आप ऐसे सोचते हो, तो आप क्या करोगे भाई, दुनिया में जितने भी अलग अलग टाइप के मोबाइल मिल रहे हैं, उन सभी मोबाइल्स को आप इकट्ठा कर लोगे, सभी मोबाइल को इकट्ठा कर लोगे। तो इसे कहते हैं वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करना, राइट। सो द एंटायर कलेक्शन having all the diverse allele for all the gene in a given crop, it is called as a germ plasm collection। ये जो इंटायर कलेक्शन आपको मिला है, इसे हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। सही है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ अब फिर ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपके मिले हैं, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया, इतने सारे वेराइटी आप लेके आए मोबाइल के। अब आप क्या करोगे, अब आप फाइनली ये सोचोगे कि किस मोबाइल का आपको, जो आप नया मोबाइल बनाना चाहते हो, उसमें कौन सा फीचर आपको चाहिए। आपको इस मोबाइल का टच स्क्रीन अच्छा लगा और इस मोबाइल का आपको साउंड अच्छा लगा, तो इन दोनों के फीचर आप इसमें लाना चाहते हो। सही है, तो दोनों का क्रॉस करा दो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अ सिलेक्टेड पेरेंट। ये जो पेरेंट आपने कलेक्ट किए हैं, इनको हम स्टडी करते हैं कि भाई किसमें क्या अच्छे फीचर है। ओके, फिर यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या होता है, हम क्रॉस करा देते हैं, इसका और इसका हम क्रॉस करा देंगे। सो यहाँ पे देखो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं, और एनसीईआरटी कहते हैं कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, मतलब खिटपिटी प्रोसेस है, हेडेक वाली प्रोसेस है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मैं इसका और इसका क्रॉस कराना चाहूँ, तो मेरे लिए जरूरी है कि इससे निकला हुआ पोलन, मेरे लिए जरूरी है कि इससे निकला हुआ पोलन यहाँ पे जाए, इसको पॉलिनेट करे। तो किसी दूसरे पोलन ने इसको फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये, और इसके खुद के पोलन ने भी इसको फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका टच स्क्रीन इसके पास मिले, तो इसके बाकी के फीचर्स नहीं आने चाहिए, मुझे जो चाहिए वही आना चाहिए। ओके, तो ये एनसीईआरटी कहती है बड़ा ही भाई टेडियस प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये तो मैं मोबाइल का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, चलो आपने क्रॉस करा दिया, अब आपको बच्चू मिल गया। अब उस बच्चू को आप, दैट इज रिकॉम्बिनेंट को आप टेस्ट कराना चाहते हो। सो प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर सिलेक्टेड। तो इन दोनों का बच्चों आपको मिलेगा,
ये बच्चों उस बच्चों को आप सिलेक्ट करोगे जो इन दोनों से सुपीरियर होगा। जाहिर सी बात है, सुपीरियर को डेवलप करना चाहते हो तो उसको आप सिलेक्ट करोगे। फिर सेल्फ पॉलिसी इज डन टू अचीव अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो। जैसे इसे ही प्लांट ब्रीडिंग में हमने इन ब्रीडिंग का, जब आप इन ब्रीडिंग करते हो या प्लांट के केस में सेल्फ पॉलिनेशन करते हो तो सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, प्योर लाइन आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो होमोजाइगोसिटी प्योर लाइन आपकी अचीव हो जाती है ताकि इसके कैरेक्टर बाय सिग्रीगेट ना हो। सही है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, फाइन। नाउ फिर देखो आपको बच्चू मिल गया, वही तो आप डेवलप करना चाहते थे, लेकिन इस बच्चों को क्या करोगे आप, ये जो न्यू कल्टीवेटर इज सिलेक्ट, न्यू कल्टीवार इज टेस्टेड इन अ फार्मर्स फील्ड। ये जो न्यू बच्चू आपको मिला है उसको आप टेस्ट करोगे फार्मर्स फील्ड में कि अब कब तक, एटलीस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन तक। अगर वो अच्छे से सर्वाइव कर पाया, अगर उसने वो रिजल्ट दिए जो आपको चाहिए, तो आप भाई उसको मार्केट में रिलीज करोगे। आप कहोगे कि देखो मैंने नई वैरायटी बना दी है। तो ऐसी नई वैरायटी भाई बनाई थी यहाँ पे 1960s के मिडल में नई वैरायटी बनाई गई, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू नई वैरायटी बनाई गई। किसकी भाई, व्हीट और राइस की नई वैरायटी बनाएगी। ये ऐसी वैरायटी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। सही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक नॉर्मन बोरलॉग, ये जो साहब थे उनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन व्हीट की वैरायटी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो अभी हमने देखा, उस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू उन्होंने एक व्हीट की वैरायटी डिजाइन की थी जिसे, जिसकी हाइट कम थी, तो हम कह रहे हैं उसे सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट जो इन्होंने डेवलप की। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। वैसे ही इंडिया में से जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है रिवॉल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, वो है एमएस स्वामीनाथन। तो हम कहते हैं एमएस स्वामीनाथन इट इज द मेन आर्किटेक्ट और द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सही है, ओके भाई साहब। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ रहे हैं, देखो। ओके, तो चलो देखते हैं कि कौन से क्रॉप इस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप किए गए, कौन से क्रॉप्स ऐसे हैं जो इस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप किए गए हैं। तो देखो व्हीट का देखो, सो व्हीट को हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप किया और एक नई वेरायटी हमें मिली डेवलप की, जो कि सेमी डॉर्फ वेरायटी 3। अब क्या होता था, पुराने जमाने के जो व्हीट थे उसकी हाइट बहुत बड़ी रहती थी। जब कोई तेज आंधी चलती थी, हवा बहती थी, तो ये व्हीट गिर जाता था, प्रोडक्शन कम हो जाता था फार्मर का। तो स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन साहब ने यहाँ पे सेमी डॉर्फ वेरायटी डेवलप की थी। ओके, जो भाई हवाई भी आ गई तो वो खुद गिर नहीं जाती थी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इन्होंने सेमी डॉर्फ वेरायटी यहाँ पे डिजाइन की है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। किसने डेवलप की, नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप की। कहाँ पे डेवलप की, ये भी पूछा जाता है, कहाँ पे डेवलप की, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट मैक्सिको, यहाँ पे उन्होंने इस वेरायटी का डेवलपमेंट किया। फिर इसी वेरायटी को लेके, इसी सेमी डॉर्फ वेरायटी का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा करा के हमने हमारे इंडिया में भी सोनालिका और कल्याण सोना नाम की व्हीट की वैरायटी डेवलप की है। सही है। अब इसको बेटा देखो ट्रिक में बताता हूँ, इसको सोनालिका नाम क्यों दिया, कल्याण सोना नाम क्यों दिया, क्योंकि व्हीट का कलर सोने के जैसा रहता है, इसलिए हमने इसको सोनालिका और कल्याण सोना कहा है। सही बात है। अब बात करते हैं राइस की कौन सी वैरायटी हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप की। सो यहाँ पे देखो हमने सेमी डॉर्फ वेरायटी ऑफ राइस भी डेवलप की। कहाँ पे हमने उस वेरायटी का नाम कहाँ पे डेवलप किया, IR8 और ताइचंग नेटिव। सही है। ये जो वैरायटी हमने डेवलप की उस वैरायटी के नाम है IR8 और ताइचंग नेटिव 1। IR8 मतलब क्या, कहाँ पे डेवलप की गई, इंटरनेशनल राइस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम है बेटा, लॉन्ग पर पूछते हैं। फिलीपींस में IR8 को डेवलप किया गया। और ताइचोंग नेटिव 1, ये जो राइस की वैरायटी है उसको ताइवान में डेवलप किया गया। और फिर इन्हीं सेमी डॉर्फ राइस की वैरायटी का यूज करके हमने जया और रत्ना, ये जो राइस की वैरायटी है ये हमने डेवलप की है। सही है। सो जया और रत्ना ये राइस की वैरायटी है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जया और रत्ना ये राइस की वैरायटी है, जबकि सोनालिका और कल्याण सोना ये व्हीट की वैरायटी है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब यहाँ पे हमने शुगर केन की भी नई वैरायटी हमने डेवलप की है। तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा था बेटा, एक सैकारम बारबरी नाम की शुगर केन की वेरायटी थी। ये जो वेरायटी है ये इंडिया के, ये जो इंडिया है अपना, सॉरी इंडिया का मैं अपना नहीं निकाल पा रहा हूँ। सो सैकारम बारबरी ये जो वेरायटी है नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। सही है। अब ये जो वेरायटी है ये नॉर्थ इंडिया में अच्छे से ग्रो तो कर जाती है, बट इसका प्रॉब्लम है कि इसमें शुगर कंटेंट कम है और इसका ईल्ड भी कम है, कम शुगर प्रोड्यूस करती है और ये इसके लेके प्रॉब्लम है। जबकि साउथ इंडिया में हमें मिल रही थी सैकरम ऑफिसियरन नाम की वैरायटी। ये वैरायटी साउथ इंडिया में अच्छे से ग्रो करती है, इसके अंदर शुगर का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाता है। फिर लोगों ने क्या किया, इस वैरायटी को नॉर्थ में लगाया,
तो इस वैरायटी भाई ये जिंदा नहीं रह पा रही थी नॉर्थ में, जो कि टेम्परेचर लेके सब कुछ जो चीज़ें हैं वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, तो नॉर्थ इंडिया के लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने इन दोनों का भाई यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का हमने यूज़ कराया और हमने एक नई वैरायटी डेवलप की, एक ऐसी वैरायटी डेवलप की जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो करेगी और वहाँ पे अच्छा सा शुगर प्रोडक्शन भी देगी। तो इन दोनों का हमने क्रॉस किया है, सही है। आपको पूछा जाता है कि सैकरम ऑफिसिनेरम कहाँ पे मिलती थी, नॉर्थ इंडिया की साउथ इंडिया? आंसर आएगा साउथ इंडिया। हम कहेंगे सैकरम ऑफिसिनेरम मतलब शुगर कैन का जो ऑफिस है, ऑफिसिनेरम, ये साउथ इंडिया में है। इस तरीके से याद रखो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरीके से हमने जवार, मेज, बाजरा, इनकी भी हाइब्रिड वेरायटी डेवलप की है। ऐसी वेरायटी डेवलप की जो कि जिसे कम पानी में भी वो अच्छे से ग्रो कर पाए, तो ये वेरायटी हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप की है, सही है। ओके, सो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। एनसीटी हमें ये बता रही है कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के थ्रू हमने कई सारी डिसीज रेजिस्टेंस वेरायटी डेवलप की है, सही है। सो डिसीजेस कॉज बाय द फंजाई, कौन से डिसीज जो कि फंजाई से होते हैं, जिसे हम कहते हैं रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट। फंजाई फंजाई से होता है, रस्ट बना देता है ना। रेड रॉट डिसीज ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, ये फंगल डिसीजेस हैं, राइट। ब्लैक रॉट डिसीज ऑफ क्रूसीफर, ये बैक्टीरियल डिसीज है। टोबैको मोजाइक डिसीज, टर्निप मोजाइक डिसीज, ये वायरल डिसीज है। तो अब हमने प्लांट ब्रीडिंग करा के इन वेरियस डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप किया है, देखो। सो प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो। डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप थ्रू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन। सो हमने हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन प्रोसेस का यूज करके इन नए नए वेराइटीज को यहाँ पे हमने डेवलप किया है। हमने व्हीट से हिमगिरी नाम की एक नई वेरायटी डेवलप की व्हीट की। ये ऐसी वेरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट डिसीज को, हिल ब्लंट डिसीज को। ब्रासिका, ये ऐसी ब्रासिका की हमने वेरायटी डेवलप की जिसका नाम है पुसा स्वर्णिम। पुसा स्वर्णिम ये व्हाइट रस्ट को रेजिस्टेंट वेरायटी है। कॉलीफ्लावर की हमने नई वेरायटी बनाई, पुसा शुभ्र, पुसा स्नोबॉल। देखो कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, ये व्हाइट कलर की रहती है ना, इसलिए हमने इसका नाम दिया पुसा शुभ्र मतलब सफेद, स्नोबॉल मतलब सफेद। हमने ऐसी वेरायटी बनाई। ये सफेद है मतलब क्या, इट इज रेजिस्टेंट टू द ब्लैक रॉट एंड द ब्लाइट ब्लैक रॉट डिसीज। ये जो डिसीज है, जो फंगल डिसीज है, इसको वो रेजिस्टेंट कर जाते हैं। सब फंगल बैक्टीरिया से अलग अलग डिसीजेस रहते हैं जिसमें ब्लैकनेस आ जाती है कॉलीफ्लावर को, उसको रेजिस्ट कर रहा है, सही है। काउपी की हमने नई वेरायटी डेवलप की जिसका नाम दिया कोमल, है ना। ये जो वेरायटी है ये बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज को रेजिस्टेंट है। बेटा इसकी जो ट्रिक है मैंने C3 सीरीज का लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन सभी के नाम आप किस तरीके से याद रख सकते हो। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है स्ट्रैटेजीज फॉर फूड प्रोडक्शन, और उसमें सबसे पहले लिखना डॉक्टर कुणाल स्ट्रैटेजीज फूड प्रोडक्शन, ऐसे लिखोगे तो आपको लेक्चर दिख जाएगा C3 सीरीज का, सही है। ऐसे हमने चिली की भी नई वेरायटी डेवलप की जिसका नाम है पुसा सदाबहार। भाई सदाबहार वो मतलब मोस्ट ऑफ द सीजन में ग्रो कर जाती है, इसलिए नाम है उसका पुसा सदाबहार, जो कि मोजाइक वायरस और चिली मोजाइक वायरस को रेजिस्टेंट है, सही है ना। डिसीज रेजिस्टेंट वेरायटी डेवलप बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। एक तो ये जो अभी हमने वेरायटी देखी, इनको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप किया गया। हमने म्यूटेशन टेक्निक का यूज करके भी कुछ प्लांट्स को डिसीज रेजिस्टेंट बनाया है। देखो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हम म्यूटेशंस आर इंड्यूस बाय गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन का यूज करके हम म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, और इन्हीं म्यूटेशन का यूज करके हमने मूंग बीन की नई वेरायटी डेवलप की। इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू द येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वेयर इंड्यूस बाय द म्यूटेशन। सो मूंग बीन, ये जो मूंग बीन है उसमें गैमा रेडिएशन डाल के हमने नई वेरायटी डेवलप की। ये एक ऐसी वेरायटी है जो टोबैको मोजाइक वायरस को रेजिस्ट करती है, सही है। तो मतलब डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट की वेरायटी अलग अलग टेक्निक के थ्रू बनाई जा रही है। इसके पहले हमने देखा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन टेक्निक, ये है म्यूटेशनल टेक्निक। तीसरी वेरायटी देखो डिसीज रेजिस्टेंट वेरायटी डेवलप बाय वाइल्ड क्रॉस। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, भेंडी, हमने यहाँ पे भेंडी दैट इज परभनी क्रांति, इसको हमने डेवलप किया। ये परभनी क्रांति भेंडी क्या है, इट इज रेजिस्टेंट टू द येलो मोजाइक वायरस। ओके, इसको कैसे डेवलप किया, इट इज डेवलप बाय क्रॉसिंग, इट इज डेवलप बाय क्रॉसिंग एब्लोस्मस, इसका नाम मुझे नहीं लेने आता है। ओके, ये जो नेटिव भिंडी थी अपनी, उसका हमने क्रॉस किया वाइल्ड वेरायटी के साथ। वाइल्ड वेरायटी एक ऐसी वेरायटी रहती है, किसी भी प्लांट की वाइल्ड वेरायटी मतलब क्या, एक ऐसी वेरायटी जो कहीं पे भी ग्रो कर जाए, जैसे वाइल्ड रीजन में ग्रो कर जाए, फॉरेस्ट में ग्रो कर जाए, जिसको आप नहीं केयर करोगे तब भी ग्रो कर जाएगी, उससे कहते हैं वाइल्ड वेरायटी। तो हमारे पास जो ये वेरायटी थी, ओके,
अबेमो, मुझे नहीं पता उसका नाम कैसे रहना है। ओके, इसका हमने क्रॉस किया वाइल्ड वैरायटी के साथ और हमने नई वैरायटी बनाई जिसको हम कहते हैं परभनी क्रांति, जो कि येलो मोज़ेक वायरस डिसीज के लिए रेजिस्टेंट है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एमसीक्यू आते हैं। नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो अलग अलग इंसेक्ट होते हैं, भाई कुछ कुछ प्लांट्स ने कुछ कुछ प्लांट के पास कुछ कुछ फीचर्स है जिसके थ्रू वो अलग अलग इंसेक्ट को रिपेल करते हैं। जैसे भाई कॉटन के पास हेयरी लीव्स होते हैं जिसके वजह से जस्ट उसके ऊपर अटैक नहीं करते, वैसे ही व्हीट के पास भी हेयरी लीव्स होते हैं, कुछ कुछ व्हीट की वैरायटी का हेयरी लीव्स होते हैं जिसके वजह से भाई ये जो बीटल है उस पर्टिकुलर व्हीट के ऊपर अटैक नहीं करता है। जैसे स्टीम सॉफ्टफ्लाई जो है ये व्हीट के उस वैरायटी के ऊपर अटैक नहीं करता है जिस व्हीट के पास सॉलिड स्टेम हो। सही है, तो प्लांट के अपने एक फीचर्स है जिसकी वजह से अलग अलग पेस्ट से अलग अलग इंसेक्ट से प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। जैसे कॉटन के पास, भाई ये जो कॉटन की वैरायटी है उसके पास एक स्मूथ लीव्स होते हैं जिसके वजह से ये बोलवर्म जो है ये उसके पास आते हैं नहीं, वो फिसल जाते हैं लीफ से, तो उसको प्रीफर नहीं करता खाना। ओके, सो इस तरीके से एनसीईआरटी कहती है कि अलग अलग प्लांट भाई इस तरीके से नए नए फीचर शो करते हैं, मतलब अलग अलग फीचर शो करते हैं और वो खुद को इंसेक्ट से बचाते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज करके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए। जैसे हमने पूसा गौरव प्लांट बनाया, एक नई वैरायटी है किसकी, ये वैरायटी है मस्टर्ड की, तो हमने इसके ट्रिक भी दिखे थी जिसे हमने कहा मस्त गौरव। ओके, मस्त गौरव ये अफीड के लिए रेजिस्टेंट है। ओके, दूसरी हमने वैरायटी बनाई पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री। हमने किसकी वैरायटी डेवलप की, पूसा ये वैरायटी डेवलप की फ्लैट बीन की। इसका ट्रिक क्या हमने देखा था कि भाई ये जो फ्लैट बीन है फ्लैट हो गया, सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर 3 में फ्लैट हो गया। बेटा डिटेल में C3 सीरीज जरूर देखना क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में ट्रिक को एक्सप्लेन किया गया है। अब ये जो दोनों वेराइटी जस्ट सीड्स अफिस फ्रूट बोर के लिए ये रेजिस्टेंट है। ऐसे ही ओकरा दैट इज भेंडी, भेंडी की नई वेराइटी हमने डेवलप की जिसका नाम है पूसा सावनी, जिसका नाम है पूसा सावनी पूसा एफ। ये शूट और फूड बोरर डिसीज के लिए, मतलब फूट और शूट बोरर ये जो इंसेक्ट पेस्ट है इनको वो रजिस्टर करता है। सही है, चलो बेटा आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोफोर्टिफिकेशन। एनसीईआरटी कहती है कि पूरी दुनिया, भाई लोग जो है दुनिया में से कई लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता है, और जो खाना मिलता भी है उसमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं होते, विटामिन नहीं होते। इसे हमने कहा हिडन हंगर। तो यहाँ पे बात ये हो रही है, हिडन हंगर इट इज द फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन दैट ऑकर्स व्हेन इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल लो टू सस्टेन गुड हेल्थ। सही है, बेसिकली हिडन हंगर मतलब क्या, जो गरीब लोग जो खाना खा रहे हैं उनको विटामिन मिनरल्स भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऐसे क्रॉप डिजाइन किए जिसके अंदर विटामिन की क्वांटिटी ज्यादा हो, मिनरल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो। सो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायो मतलब लिविंग, वो तो लिविंग प्लांट को आपने फोर्टिफाई कर दिया, मतलब उसके अंदर आपने विटामिन डाल दी, उसके अंदर आपने भाई मिनरल्स डाल दिए। देखो what is biofortification, it is the breeding crops with a higher level of vitamins and minerals or higher protein content and it is healthier and healthier fat, it is called as biofortification। सही है, अब के किसने डेवलप की है बायोफोर्टिफाइड क्रॉस, किसने डेवलप किया है, IARI दिल्ली। इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने। कौन से क्रॉप डिजाइन किए, मेज व्हीट लाइस, इनको डेवलप किया। ऐसे नई वेरायटी इन्होंने डेवलप की, ऐसी मेज की वेरायटी डेवलप की जिसमें लाइसिन ज्यादा है, ट्रिप्टोफैन ज्यादा है। ऐसी व्हीट की वेरायटी डेवलप की जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। ऐसी राइस की वेरायटी डेवलप की जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है। मतलब कोई एक गरीब इंसान इस राइस को खा भी जाएगा तो भाई उसमें मतलब आयरन की डिफिशियंसी उसकी निकल जाएगी। और बाकी इन सबको भी IARI ने डेवलप किया है। बेटा अगर याद रखना है तो एटलीस्ट इन तीनों को याद रखना क्योंकि मैच द पेयर में पूछा जाएगा बेटा। सही है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। अब एनसीईआरटी कहती है कि आपने प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाया, फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन फिर भी भाई फूड की डिमांड जो है इसको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, इट इज सिंगल सेल प्रोटीन। अब ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या है भाई, इसके एग्जाम्पल क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन अलजी जैसे कि स्पिरुलिना, ब्लू ग्रीन अलजी जैसे कि स्पिरुलिना। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज ग्रोन इजीली ऑन अ मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर। अब मतलब आप एज अ फूड इसको यूज कर सकते हो, आराम से वेस्ट वाटर के ऊपर ग्रो कर जाता है, तो आप पोल्यूशन भी आप कम कर रहे हो, आपको फूड भी नया मिल रहा है। ओके, जैसे कि स्पिरुलिना। सही है, मिथालोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, मिथालोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। अब इसको भी, ये भी एग्जांपल है सिंगल सेल प्रोटीन का, मतलब सिंगल से बना हुआ रहता है, इसके अंदर ढेर सारा प्रोटीन, इसको आप एज अ फूड खा सकते हो। ये क्या करता है, ये हाई बायोमास प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर रहता है प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा। मशरूम जो कि फंगस है उसको भी आप एज अ फूड खा सकते हो। तो देखो फूड की बात चल रही है, नाम ही फूड
नामी फूड प्रोडक्शन है भाई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? इट इज द इन विट्रो। इन विट्रो, विट्रो का वो आपको बताता है कि आउटर साइड मतलब लैब में प्लांट को ग्रो कराना, आउटर साइड मतलब लैब में ग्रो कराना। सही है? तो देखो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। सो टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर मतलब क्या? इट इज एन इन विट्रो टेक्निक। वो एक इन विट्रो टेक्निक है ऑफ रीजेनरेटिंग, एक इन विट्रो टेक्निक है ऑफ रीजेनरेटिंग होल न्यू प्लांट फॉर्म एंड एक्सप्लांट। एक नया प्लांट बनाते हैं हम डायरेक्टली, है ना? हम एक नया प्लांट बनाते हैं फॉर्म एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मतलब क्या? प्लांट्स का कोई भी पार्ट आप ले लो, जैसे कि प्लांट का लीफ ले लो, उस लीफ से एक नया प्लांट आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लीफ को एक्सप्लांट कहूंगा। प्लांट को किसी भी पार्ट से डेवलप करके आप एक नया प्लांट बना सकते हो, उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट मतलब क्या? इट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टराइल कंडीशन, हम इसको ग्रो करते हैं एक्सप्लांट को, जिसे हम कह रहे हैं टिश्यू कल्चर। ओके, सो यहाँ पे जाहिर सी बात है, मुझे टिश्यू कल्चर टेक्निक में उस प्लांट को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैं सेल ग्रो करा रहा हूं, तो सेल को ग्रो करने न्यूट्रिशन लगता है। सो यहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रिशनल मीडियम मस्ट प्रोवाइड कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमीनो एसिड, ऑक्सीनोसाइटोकिन। ये दो हार्मोन टिश्यू कल्चर में यूज किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सही है? इनको हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। ये जो प्लांट है, देखो अभी मैंने कहा कि एक लीफ लेके, लीफ के कुछ एक सेल से एक नया प्लांट आप बना सकते हो। ये जो प्लांट की एबिलिटी है, इसी प्लांट की एबिलिटी को हम टॉटिपोटेंसी कहते हैं। ओके, नाउ टिश्यू कल्चर इज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू आप लैब में बहुत कम समय में हजारों प्लांट बना सकते हो। आप क्या करोगे? सिंपली यार, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ना, इसके पास ये लीफ है। ओके, इस लीफ का एक टुकड़ा ले लो, आप स्टेम का ले लो, रूट का ले लो, किसी भी पार्ट का ले लो, उससे हमने एक्सप्लांट का एक्सप्लांट ले लिया आपने। ओके, और ये सेल ग्रो कर जाएंगे, एक नया प्लांट बन जाएगा। आपके पास तो ढेर सारे सेल है, ये जो पेरेंट प्लांट है, बिल्कुल सही बात है भाई, हजारों प्लांट आप बना सकते हो। और ये जो सभी प्लांट रहेंगे, ये एक दूसरे से सिमिलर रहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, है ना? ये एक दूसरे से सिमिलर रहेंगे, इसे हम कहते हैं सोमैक्लोन्स, इसे हम से कहते हैं सोमैक्लोन। और टिश्यू कल्चर ये क्या करता है भाई? थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना सकते हो, इसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन कह रहे हैं। ओके, माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब छोटे छोटे हजारों प्लांट आप बना सकते हो टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू लैब में। सही है? ओके भाई साहब, अब बढ़ते आगे। नाउ प्लांट प्रोड्यूस ऑन अ कमर्शियल स्केल। कौन से प्लांट कमर्शियल स्केल पे हम बना रहे हैं? जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल, है ना? तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू इन प्लांट्स को ग्रो करो, हजारों प्लांट आप बना सकते हो। सही है? तो इनको बनाए हैं, टोमेटो, बनाना, एप्पल को। ओके, वायरस फ्री प्लांट। अगर आप वायरस फ्री प्लांट चाहते हो, तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि रैपिडली डिवाइड होते हैं, उसको किसी भी प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले लो, उसको आप ग्रो करो, तो आपको वायरस फ्री प्लांट मिलेगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल इतने ज्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं कि वायरस भी उसमें सस्टेन नहीं कर पाता है। एमसीक्यू पूछा गया था। नाउ अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी आपको बता रही है कि प्रोटोप्लास्ट आर आइसोलेटेड सेल विच डू नॉट हैव सेल वॉल। तो एक प्लांट का सेल लिया, उसकी सेल वॉल निकाल लिया आपने, आपके पास जो बचा उसे आप प्रोटोप्लास्ट कहते हो। तो यहाँ पे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट कैन बी फ्यूज टू गेट अ हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे इसको आपको एनसीईआरटी बता रही है कि आप एक काम करो, यहाँ पे पोटैटो का एक सेल ले लो। ओके, इसकी सेल वॉल आपने निकाल लिए, और एक टोमेटो का सेल ले लो। सही है? सो पोटैटो और टोमेटो, ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके पोमेटो बना सकते हो। ये बात हो रही है यहाँ पे, है ना? सो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। दिस hybrids are called as somatic hybrid. While this process is called as somatic hybridization. While this process is called as somatic hybridization. सही है बेटा? देखो कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना बेहतरीन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। तो बेटा इसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, इतनी मेहनत करो बेटा कि एग्जाम फोड़ दो। यार छोटी बात करना ही नहीं यार, मेहनत करोगे ना, देखो आपके लिए इतना, आपको लगता है बेटा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन ये एक एक नोट डिजाइन करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं छूटना चाहिए। मुझे पता है बेटा, ये जिम्मेदारी का काम है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वक्त एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो इन नोट्स को पढ़ो। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ इस स्टेटमेंट को, क्योंकि मुझे पता है ये नोट्स आपको दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनको डेवलप करने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। ओके, तो बहुत केयरफुल इनको डिजाइन किया गया है आपके लिए। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करो, एग्जाम में फोड़ दो बेटा। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि आप मुझे कॉल करके बोलोगे कि सर आई डिड इट। ओके बेटा, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय, चलो बाय।